इस वीडियो में मैं एक हैरान कुन आंतों की सेहत के सुपरफूड के बारे में बात करूंगा जो कुदरती तौर पर रेमिटाड आर्थराइटिस में मददगार है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना चाहेंगे। अस्सलाम अलैकुम, सबको खुश आमदीद। मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टामोनत तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत में सोजिश और निज़ाम इंहिज़ाम की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने हज़ारों मरीजों को सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा महंगे इलाज के उनकी अलामात से निजात दिलाने में मदद की है। अगर आप रेमिटाड आर्थराइटिस का मुस्तकिल हल तलाश करने और तेज़ी से नताइज हासिल करने में संजीदा हैं, तो नीचे दिए गए लिंक को ज़रूर देखें। आप एक ऐसे सफ़े पर जाएंगे जहां आप अपना ईमेल दर्ज करेंगे ताकि आपको एक मुफ्त ट्रेनिंग मिल सके, जिसमें मैं आपको वो प्रोटोकॉल्स बताऊंगा जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को रेमिटाड आर्थराइटिस में 6 हफ्तों के अंदर सेहतयाब होने में मदद दी। वहां आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिनमें मुफ्त गाइड्स और मुफीद केस स्टडीज़ शामिल हैं। मैं आपको सुपर फूड्स के पीछे मौजूद साइंस दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये आंतों की सेहत के लिए क्यों मुअस्सिर है। इसके अलावा मैं आपको कुछ निहायत मुफीद मशवरे भी दूंगा कि आप इसे अपनी खुराक में कैसे शामिल कर सकते हैं और रेमिटाड सोजिश से निमटने के लिए अपना लाइहा अमल कैसे तरतीब दें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूली और अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। ये वीडियोस हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जो रेमिटाड आर्थराइटिस के अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वाकई ऐसी मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब थोड़ा सा पस मंज़र बयान करता हूँ। जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो समझते हैं कि सारी खुराक एक जैसी है और वो जो चाहें खा सकते हैं और तवक्को करते हैं कि रेमिटाड आर्थराइटिस की सोजिश खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अगरचे हर शख्स मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके अपने कंट्रोल में कुछ अहम तरीके हैं जिनसे आप सोजिश को कम कर सकते हैं, और इससे रेमिटाड आर्थराइटिस की अलामात पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक तरीका, बल्कि सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी आंतों की सेहत को बेहतर बनाएं। यही वो चीज़ है जो मैं अपनी क्लिनिक में सिखाता हूँ, और जो मवाद अब देखने वाले हैं वो बरा रास्त मेरी माइंड गट्टामोनेट अकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी रेमिटाड आर्थराइटिस की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त दें, चाहे तशखीस वाजे ना भी हो। याद रखिए कि आंतों में 1 खरब से ज्यादा मुदाफ़ियती खलिये होते हैं। ये खरब है टी के साथ। तो कुछ ऐसी हालतें जो मुदाफ़ियती सोजिश की वजह से होती है, उनका आंतों की सेहत के साथ गहरा ताल्लुक है। अब आंतों की सेहत के मौजू को समझने के लिए मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ मुफीद तसव्वुरात शेयर करूंगा। अब मैं आपको एक तसव्वुर से मुतारफ करवाना चाहता हूं जिसे इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। ये वो वक्त है जो खुराक को जीआई ट्रैक्ट से गुजरने में लगता है। आमतौर पर खुराक छोटी आंत से 4 से 6 घंटे में गुजरती है और बड़ी आंत से तकरीबन 12 घंटे में। लेकिन फर्ज करें कि आपको कब्ज है और आपकी आंतों में बैक्टीरिया की ज्यादती है, फिर बाज़ औकात खुराक को गुजरने में कई दिन या 1 हफ्ता तक भी लग सकता है। लिंगरन फूड्स एक इस्तिलाह है जो मैंने बनाई है, जो किसी भी ऐसी खुराक के लिए इस्तेमाल होती है जो आंतों में ज्यादा देर तक रुकी रहे। इस फहरिस्त में गोश्त, पनीर, शुक और सादा कार्ब्स जैसे आटा और रोटी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि कितना वक्त ज्यादा है। दरअसल 12 घंटे से ज्यादा कोई भी वक्त ज्यादा समझा जाता है। इसका मतलब है कि आपको दिन में कई बार फुजला खारिज करने की कोशिश करनी चाहिए। दिन में 2 से 4 बार फुजला खारिज करना मिसाली और मामूल की बात है। दुनिया भर में और हमारी अपनी इंसानी तारीख में जब हम खुराक तलाश कर रहे थे, हमारे आबाओ अजदाद दिन में 2 से 4 बार जाते थे। आजकल तरक्की पजीर ममालिक में हमें खुशकिस्मती से दिन में 1 बार भी जाने का मौका मिलता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स जो बैक्टीरिया की ज्यादती, IBS और कब्ज का शिकार हैं, वो कभी कभार हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही जा पाते हैं। इन सब लोगों को सोजिश, थकावट और जहनी दबाव जैसे मसाइल होते हैं, और ये काफ़ी ख़राब सूरत हाल है। तो ये ग़िज़ाएँ जिस्म में ज़्यादा देर क्यों रुकी रहती है? याद रखें, मैंने कहा था कि इस फहरिस्त में गोश्त, दूध, प्रोसेस शुदा अनाज और चीनी शामिल हैं। ये बराह रास्त उन ग़िज़ाओं में मौजूद फ़ाइबर की मिकदार से जुड़ा हुआ है। और जब मैं फ़ाइबर की बात करता हूँ तो ज़्यादातर लोग मीटामिविसल इस गाढ़े पाउडर की तरह किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जिसे हम पानी में मिलाकर पीते हैं। लेकिन जब मैं फ़ाइबर ख़ास तौर पर नाकाबिल हल फ़ाइबर की बात करता हूँ, तो मेरा मतलब पौधों और सब्जियों में मौजूद वो चबाने वाली रेशादार चीज़ है। मिसाल के तौर पर अजवाइन को जब आप चबाते हैं और चबाते हैं तो आखिर में एक ऐसा रेशादार मादा बच जाता है जिसे आप वाकई तोड़ नहीं सकते, और आखिरकार आप इसे निगल लेते हैं। यही बात ब्रोकली, कील और गाजर के साथ भी है।
ये बात सामने आई है कि ये रेशादार मादा आंतों में हजम नहीं होता, लेकिन ये दो काम करता है। पहला ये कि ये पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे पाखाना नरम और आसान हो जाता है। दूसरा ये कि ये आंतों और बड़ी आंत में नुकसानदेह बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकता है। इसीलिए आप अक्सर लोगों को फाइबर के बारे में ये कहते सुनते हैं कि ये एक प्रीबायोटिक है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर आपकी आंतों को कामयाबी के लिए तैयार करता है और अच्छे बैक्टीरिया को परवान चढ़ाता है। और वैसे प्रीबायोटिक्स में कोई खास गैर मामूली बात नहीं है, इसलिए मार्केटिंग के जाल में ना आएं। तमाम प्रीबायोटिक्स बुनियादी तौर पर फाइबर ही हैं और आपको अपनी खुराक से इसकी मुनासिब मिकदार हासिल करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि फाइबर को बहुत कम अहमियत दी जाती है और इसे एक लाजमी ग़िज़ाई जुज़्व समझना चाहिए, और चूंकि ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, इसलिए इसे एक लाजमी फाटोन्यूट्रिएंट समझा जाता है। तो फाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं की कुछ मिसालें क्या हैं? ये रही फहरिस्त। इस फहरिस्त में शामिल हैं सप्रूट्स, माइक्रोग्रीन्स, ब्रोकली, अजवाइन, गाजर, गहरे रंग के बेरीज जैसे ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी और एल्डरबेरी, एवोकाडो, बादाम, पीकुन और अखरोट, दालें, फलियां और मटर, कोनुए, शलजम और चुकंदर। वैसे ये ग़िज़ाएं आपकी खुराक का 75% हिस्सा होनी चाहिए ताकि आपको यकीन हो जाए कि आप रोज़ाना काफ़ी फाइबर हासिल कर रहे हैं। तो मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए यहाँ थोड़ा सा मज़ीद तफसील में जाऊँगा और फाइबर रिशूज़ के तसव्वुर पर बात करूँगा। मेरी राय में अगर आप फाइबर रिशूज़ के इस तसव्वुर को समझ लें तो आप तकरीबन हर वज़न कम करने वाली डाइट की बुनियाद को समझ जाएंगे जो अब तक ईजाद हुई है। मैंने इसे यहाँ इसलिए शामिल किया है ताकि ये आपको ये फैसला करने में मदद दे सके कि आपको किस किस्म की खुराक पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि मतलूबा मकसद हासिल हो सके। ये आपके लिए फ़िटनेस और ग़िज़ाइयत की दुनिया में आंखें खोल देने वाला तजर्बा भी होगा। हमारे आबाओ अजदाद की खुराक इसमें 100 ग्राम फाइबर होता था। अब अगर हमारी खुराक में 20 ग्राम फाइबर हो तो हम खुद को खुशकिस्मत समझते हैं, खास तौर पर जब हम इतनी ज्यादा पैकशुदा और प्रोसेस्ड ग़िज़ाएं खाते हैं। और जब मैं फाइबर की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब वो पाउडर नहीं है जिसे आप पानी में मिलाकर पीने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि वो गाढ़ा। मेरी मुराद वो फाइबर है जिसे आपको निगलने से पहले अच्छी तरह चबाना पड़ता है, बार बार चबाना पड़ता है। इसकी मिसाल अजवाइन या बंद गोभी हो सकती है। ये क्यों अहम है? हमारा आंतों का निज़ाम इस वक्त बेहतर काम करता है जब हर 20 कैलोरीज के लिए 1 ग्राम फाइबर हो, न कि हर 100 कैलोरीज के लिए 1 ग्राम फाइबर। और इस फाइबर के साथ आपको बहुत ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए, तकरीबन 1 गैलन रोज़ाना, क्योंकि पानी और फाइबर खुराक के फुजले में बरकरार रहते हैं और जिस्म से जल्दी खारिज हो जाते हैं। फाइबर का तनासुब बहुत अहम है क्योंकि यही बुनियादी तौर पर तय करता है कि आपकी आंतें कितनी अच्छी तरह काम करती हैं और आपके जिस्म में कितनी सोजिश पैदा होती है। अगर आपके जिस्म में सोजिश की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो आपकी बीमारी बिगड़ जाती है, आपका वज़न बहुत बढ़ जाता है और वो वज़न बरकरार रहता है, कम नहीं होता। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक मिसाली दुनिया में हर 20 कैलोरीज के लिए 1 ग्राम फाइबर का हदफ रखना चाहिए, और ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन है। मैं खुद भी शाज़ व नादिर ही इस हदफ को हासिल कर पाता हूँ, इसलिए मैं खुद से कहता हूँ चुल्लू रोज़ाना 40 से 50 ग्राम फाइबर लेने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी अगर आप 2000 कैलोरीज वाली डाइट पर हैं तो इसका मतलब है कि हर 40 से 50 कैलोरीज के लिए 1 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। FDA का ख्याल है कि रोज़ाना 28 ग्राम फाइबर काफ़ी है, लेकिन मेरे ख्याल में आपका हदफ 40 से 50 ग्राम होना चाहिए। याद रखें कि ये अब भी हमारे आबाओ अजदाद के खाए गए फाइबर का सिर्फ आधा हिस्सा है। आप कभी भी फाइबर ज्यादा नहीं ले सकते। तो आइए दोबारा मौजू की तरफ आते हैं। तकरीबन 4 घंटे बाद खुराक का फुजला आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के जरिए मेटाबोलाइज हो जाता है। जब पहली बार यह मेटाबोलाइज होता है तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बैक्टीरिया की दूसरी आबादी के लिए खुराक बन जाते हैं, जो फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। ये जो बैक्टीरिया हैं जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म करते हैं, ये अच्छे बैक्टीरिया हैं। ये हमारी आंतों को सेहतमंद रखते हैं। ये दूसरी आबादी के बैक्टीरिया मसाइल पैदा करते हैं क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही वो चीज़ें हैं जो पेट फूलने, सोजिश, वजन बढ़ने, डिप्रेशन और यहाँ तक कि कैंसर का बाइस बनती हैं। और ये बात समझ में आती है। जरा सोचे, जब आपको पेट फूलने या सोजिश का एहसास होता है, कोलन आमतौर पर सिर्फ फुजला को जमा और महफूज करता है इससे पहले कि इसे खारिज किया जाए। वैसे आप इसको आजमा भी सकते हैं। एक तरीका है जिससे आप आंतों के गुजरने का वक्त मालूम कर सकते हैं। इसे फॉलो थ्रू स्टडी कहा जाता है। आप एक खास कंट्रास्ट डाई निगलते हैं और फिर रेडियोलॉजिस्ट हर चंद मिनट बाद एक्सरे तस्वीर लेता है।
आमतौर पर 4 घंटे के आखिर में कुंट्रासेट कोलन तक पहुंच जाता है और फिर आप वक्त देख सकते हैं कि आपको फुजला खारिज करने में कितना वक्त लगता है। अब अगर आप मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो अब घर पर आसान तरीका यह है कि एक अदो चुकंदर खा लें और देखें कि आपके फुजले को सुर्ख होने में कितना वक्त लगता है। अगर ये 12 से 24 घंटे के अंदर हो जाए तो आमतौर पर सब ठीक है। अगर इससे ज्यादा वक्त लगे, जैसे 2 दिन या इससे ज्यादा, तो फिर शायद आपको मसला है और आपको बैक्टीरिया की ज्यादती और सोजिश का सामना है। जब आप शुरुआत कर रहे हों तो आपको ये यकीनी बनाना चाहिए कि आप अपनी आंतों से नुकसानदेह बैक्टीरिया को खत्म कर रहे हैं। और अगर इसमें मुश्किल पेश आ रही हो तो आप दूध ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं और 2 से 4 बार माए पाखाना करने की कोशिश करें। यह अमल चंद दिनों तक जारी रखें। इससे आपको अपनी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को दोबारा आबाद करने का आगाज करने में मदद मिलेगी। इसे ऐसे समझें जैसे आप बाग में जड़ी बूटियां निकाल रहे हैं ताकि अच्छी चीजों के उगने के लिए जगह बन सके। तो ये था मौजू आंतों के गुजरने के वक्त का, और ये बहुत अहम है कि हमारी आंतों में किस किस्म के बैक्टीरिया रहते हैं। इस पर कंट्रोल रखने के लिए, ये सोजिश को कंट्रोल करने के लिए भी अहम है। आप इस पर असरअंदाज हो सकते हैं अगर आप ज्यादा फाइबर खाएं और कब्ज की सूरत में मैग्नीशियम सप्लीमेंट लें। अच्छा, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसे मालूम था कि फाइबर इतना कुछ कर सकता है, और यही वजह है कि वो ग़िज़ाएं जिनमें फाइबर ज्यादा होता है सुपर फूड्स कहलाती हैं, क्योंकि ये कई तरीकों से मदद करती है, खास तौर पर आंतों से आने वाली सोजिश को कम करने में। वही सोजिश जो इस वक्त पैदा होती है जब खाना आंतों में ज्यादा देर तक रुका रहता है और मुदाफ़ती निज़ाम के गैर मामूली रद्द अमल को जन्म देती है। अब जबकि आपको आंतों के गुजरने के वक्त के बारे में मालूम हो गया है, मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं खाना पसंद करेंगे जिनमें फाइबर वाफिर मिकदार में हो। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इस वीडियो को अपने जाने वालों के साथ शेयर करें, और रेमिटॉयड आर्थराइटिस के बारे में मजीद मुफीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थे डॉक्टर चानो दसरी माइंड गत्ता मोनेट क्लिनिक से, और अगली बार फिर मुलाकात होगी।